पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि देश में कुल एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या कितनी है। देश में कुल एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या है दोस्तों 20। देश में कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। इसके साथ ही एक प्रश्न और बनता है कि कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र हैं। तो कुल 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र हैं। ये प्रश्न भी कभी भी पूछा जा सकता है। पहले तो आप ये तैयार कर लीजिए कि देश में कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, साथ ही 60 यानी 60 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स उप जोन हैं, सब जोन्स डिवाइड किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर में की गई थी। गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम है। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो देश अब ये उत्तराखंड में है। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में 1960 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि में युग्म पैदावार। युग्म पैदावार का आशय है डबल क्रॉपिंग। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है। तो युग्म पैदावार से आशय होता है कि एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना कृषि युग्म कहलाता है। एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना डबल क्रॉपिंग कहलाता है। दोस्तों मैं इसको दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक होता है अंतर फसली कृषि। अंतर फसली कृषि या इंटर क्रॉपिंग, आप इसको नीचे देखिए, एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना अंतर फसली कृषि कहलाता है। जब एक भूमि पर एक ही फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाएंगे तो युग्म पैदावार या डबल क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन जब एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाएंगे, एक साथ ही फसल उगाएंगे तो उसको अंतर फसली कृषि कहते हैं। लेकिन जो डबल क्रॉपिंग होती है वो एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, उसको डबल क्रॉपिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रित कृषि से क्या आशय है। मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग का आशय 2 फसलों को एक साथ उगाना नहीं होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिश्रित कृषि, कृषि के साथ पशुपालन का कार्य, इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ये 4 ऑप्शन में देगा। पहला ये है कि प्रकृति पे अधिक निर्भरता, क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पे निर्भर है। दूसरा है उत्पादकता का निम्न स्तर। शुरुआत में उत्पादकता का निम्न स्तर रहा है, लेकिन अब सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों के प्रभाव के कारण अब उत्पादकता बढ़ रही है। और तीसरा है फसलों की विविधता। तो भारत में फसलों की विविधता भी है, क्योंकि एक ही प्रकार की कृषि नहीं की जाती है, कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा चौथा है जो भारतीय कृषि की विशेषता, कृषि जोतें सीमांत स्तर की। तो भारत में जो कृषि जोतें हैं बहुत बड़े स्तर की नहीं हैं, वो सीमांत और छोटे स्तर की हैं। तो ये सब भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि कार्य को समझा जाता है। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है। तो भारत में उत्तर है कि भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, क्योंकि कृषि कार्य में जो जनसंख्या है या श्रम बल है वो 55% लोग लगे हैं, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान मात्र 18% के आसपास है। तो इसलिए भारत में जो कृषि है उद्योग के स्तर पे नहीं अभी पहुंच पाई है। यहाँ पे कृषि कार्य को केवल जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। अगला प्रश्न है, नई सुधारी गई ऊसर भूमि या बंजर भूमि जो खेती के लिए तैयार की जाती है। तो प्रश्न है कि नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल क्या है। तो हरी खाद के लिए
नई सुधारी गई ऊसर भूमि में, ये है ढेंचा, सनई, ढेंचा, लोबिया, ये सब हरी खाद के उदाहरण हैं। लेकिन प्रश्न था कि नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए ढेंचा सर्वाधिक उपयुक्त हरी खाद की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाना क्यों आवश्यक है। हम कृषि में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की बात की जाती है। बैलेंस्ड उर्वरक रहें, जैसे NPK का अनुपात क्या हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात समान होना चाहिए। समान नहीं मतलब संतुलित होना चाहिए। तो उर्वरकों के संतुलित प्रयोग किया जाना क्यों आवश्यक है। पहला है उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूसरा है खाद्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। ठेकेदारी कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो भारत में पंजाब राज्य जो है वो ठेकेदारी कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने में अग्रणी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग किस देश के निवासी हैं। तो हरित क्रांति के जनक या ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी उसके जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। इनका कार्यक्षेत्र मैक्सिको रहा है। तो ऑप्शन में मैक्सिको भी देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आप सभी को पता है MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फसल पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा और दूसरा स्थान चावल की फसल या धान पे था। लेकिन उत्पादन और उत्पादकता दोनों स्तर पे हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा और दूसरा स्थान इसमें चावल का रहा है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति उच्च उत्पादक वेराइटी प्रोग्राम है, HYBP हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, जिसमें उर्वरक और सिंचाई और उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग किया जाता है एक तो, और दूसरा उर्वरक और सिंचाई पे बल दिया जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने किया था। तो डॉक्टर विलियम गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था और इस कॉन्टेक्स्ट में किया था कि भारत में जो हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ हुआ था उसका प्रभाव 1968 में फसलों का जो तीव्र उत्पादन हुआ उसी के संदर्भ में विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पे पड़ा था। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव था संपूर्ण भारत पे तो नहीं पड़ा, लेकिन इससे जो लाभान्वित होने वाले जो राज्य थे पंजाब, सर्वाधिक प्रभाव पंजाब पे, हरियाणा पे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या था। हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो हरित क्रांति एक प्रकार से उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया गया था, इसमें उर्वरकों का प्रयोग किया गया था और सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। तो ये हरित क्रांति के मूल में या हरित क्रांति की सफलता के मूल कारण यही थे। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया गया, उर्वरकों का प्रयोग किया गया और सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति। कृषि में जो इंद्रधनुषी क्रांति है उसका संबंध किससे है। तो कृषि में इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों के सम्मिलित प्रयोग से है। इसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल और सुनहरी क्रांति, सभी क्रांतियों को सम्मिलित प्रयोग करके इंद्रधनुषी क्रांति की संकल्पना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का
क्या नाम है? तो उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन में जो क्रांति आई है उसका नाम है भूरी क्रांति या ग्रे रिवोल्यूशन। ठीक उसी प्रकार जैसे दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति, उसी प्रकार उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु भूरी क्रांति प्रयोग में लाई जाती है। टिलेज टेक्नोलॉजी या टिलेज पद्धति क्या है? तो टिलेज टेक्नोलॉजी बिना जुताई किए सालों तक कृषि कार्य करने को टिलेज पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है जायद फसलें। फसलें जो मौसम के आधार पर फसलें हैं वो 3 प्रकार की हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो प्रश्न ये है कि जायद फसलों के अंतर्गत क्या शामिल है? तो जायद फसलों के अंतर्गत मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, भिंडी आदि की खेती शामिल है। यह जो फसलें हैं, जायद फसलें हैं, ये मार्च से जुलाई के बीच बोई जाती हैं और इन्हें ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नकदी फसलों के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? यानी कि कैश क्रॉप में कौन कौन सी फसलें शामिल होती हैं? तो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन आदि नकदी फसलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किन फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है? तो 3 मुख्य हैं, गेहूं, आलू और गन्ना। गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मैक्रोनी गेहूं कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मैक्रोनी गेहूं किन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है? तो ये असिंचित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त गेहूं की किस्म है मैक्रोनी गेहूं। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु क्या है? तो चावल की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा और 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और ये चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है। यानी कि वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और तापमान भी अच्छा होना चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास औसत तापमान होना चाहिए। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? आप सभी जानते हैं, चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और दूसरे स्थान पर गेहूं है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है? तो धान भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में चावल के कटोरे के रूप में विख्यात जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो चावल के कटोरे के रूप में भारत में विख्यात क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र है वो काफ़ी हद तक सम्मिलित है। यहाँ पे चावल का सर्वाधिक खेती होती है और उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो अगर जो क्षेत्र पूछता है, स्टेट नहीं पूछ रहा है, तो भारत में चावल के कटोरे के रूप में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, धान की फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो इसमें नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्प्रिलियम और एजोला, ये सभी जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं जो कि धान की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में कपास की सर्वाधिक जो पैदावार है वो होती है या खेती होती है? तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसमें मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा जैसे स्टेट शामिल हैं। तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत का क्षेत्र है। श्वेत स्वर्ण या सफ़ेद सोना या व्हाइट गोल्ड किस फसल को कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड दोस्तों, कपास को व्हाइट गोल्ड की संज्ञा दी जाती है। ग्रीन गोल्ड जैसे हरित सोना बांस को कहा जाता है, उसी प्रकार कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी ये प्रश्न पूछता है कि भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए
कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट तत्व आवश्यक होता है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो प्रश्न ये था कि दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों के लिए कोबाल्ट आवश्यक होता है और दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें सर्वाधिक अंशदान करने वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक अंशदान करने वाला खाद्यान्न फसलों में उत्तर प्रदेश है। अपना ही स्टेट उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों में अंशदान करने वाला पहला स्टेट है या पहले स्थान पे है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसके अंतर्गत हमने देखा महत्वपूर्ण प्रश्न हरित क्रांति, कृषि और फसलों से संबंधित। दोस्तों इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहले देखेंगे दोस्तों प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में, यानी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो हुई है उनके संबंध में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कृषि क्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों हरित क्रांति या जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। हरित क्रांति इसका उद्देश्य था खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना था, इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन। दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास के संबंध में डेयरी विकास को बढ़ावा देना श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। श्वेत क्रांति में मुख्य रूप से ऑपरेशन फ्लड योजना भी चलाई गई थी जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास को प्रोत्साहन दिया गया। नीली क्रांति दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध मत्स्य या मछली उत्पादन को बढ़ावा देने से है। पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन, कृषि में पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन का संबंध दोस्तों तिलहन उत्पादन विशेषकर सरसों उत्पादन को बढ़ावा देना, सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में पीली क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध दोस्तों मांस उत्पादन में वृद्धि करने से है। मांस उत्पादन में वृद्धि करने से गुलाबी क्रांति का संबंध है। भूरी क्रांति या धूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध दोस्तों उर्वरक या फर्टिलाइजर उत्पादन को बढ़ावा देना और उर्वरकों के क्षेत्र में भारत को अपने आप पे निर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना इस क्रांति का उद्देश्य है। तो भूरी क्रांति का संबंध याद रखिएगा, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध उर्वरक या फर्टिलाइजर उत्पादन को बढ़ावा देने से है। बादामी क्रांति दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि से है। बादामी क्रांति मसाले यानी स्पाइसेज जो हैं, स्पाइसेज के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में वृद्धि करने से संबंधित है। बादामी क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, कभी पूछा जा सकता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन और उनके निर्यात में वृद्धि से संबंधित है। अगला है दोस्तों रेड रिवॉल्यूशन यानी लाल क्रांति। तो लाल क्रांति टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति है, यानी लाल क्रांति का संबंध दोस्तों टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने से है। एक महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशन है दोस्तों गोल क्रांति। तो गोल क्रांति या राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध आलू उत्पादन में वृद्धि से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन में वृद्धि से है, इंपॉर्टेंट है। गोल क्रांति अंडा उत्पादन से नहीं है, अंडा भी गोल होता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। गोल क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि से है, जबकि रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा उत्पादन में वृद्धि एवं उसके बढ़ावा देने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, जबकि रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा उत्पादन में वृद्धि और बढ़ावा देने से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति आपने देखा था कि मांस उत्पादन से संबंधित था, पिंक रिवॉल्यूशन,
तो पिंक रेवोल्यूशन को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों मांस उत्पादन से संबंधित माना जाता है, लेकिन गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा उत्पादन से भी है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा उत्पादन से भी है दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति में सभी क्रांतियां, हरित क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी और धूसर क्रांतियां सम्मिलित होती हैं और इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध कृषि के संपूर्ण विकास और सभी क्रांतियों के सम्मिलित रूप से विकास के लिए इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है। द्वितीय हरित क्रांति या सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध दोस्तों कृषि के समावेशी विकास से है। द्वितीय हरित क्रांति कृषि के समावेशी विकास से संबंधित है। एक है गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन, मुख्य रूप से सेब और शहद उत्पादन, बागवानी फलों के उत्पादन मुख्य रूप से सेब यानी एप्पल और शहद यानी हनी प्रोडक्शन जो होता है उससे संबंधित है आपकी सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध बागवानी फलों के उत्पादन मुख्य रूप से सेब और इसके साथ साथ शहद उत्पादन से है। अब आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। हमने पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन और एक महत्वपूर्ण क्रांति है कृषि से संबंधित सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है। सदाबहार क्रांति का उद्देश्य देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें विशेष रूप से मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ उर्वरक, कीटनाशक के साथ कृषि शोध को बढ़ावा दिया जाता है ताकि देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो आपने देखा प्रमुख कृषि क्रांतियां और उनका क्षेत्र यानी वो किससे संबंधित है। अब आइए देखते हैं कृषि के प्रकार या विशेष विधियां। कृषि के विशेष प्रकार या विधियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों एक कृषि की विधि सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध दोस्तों रेशम कीट पालन से है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। दूसरा महत्वपूर्ण है विटीकल्चर। विटीकल्चर याद रखिएगा अंगूर उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर ये मत्स्य पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर का संबंध मत्स्य या मछली पालन से है। हार्टिकल्चर दोस्तों, हार्टिकल्चर बागवानी फसलों जैसे फल और सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। तो हार्टिकल्चर का संबंध बागवानी फसलों, फल और सब्जी उत्पादन से है। एपीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एपीकल्चर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन से है। शहद जो है मधुमक्खियों से मिलता है हमें और एपीकल्चर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन से होता है। फ्लोरिकल्चर नाम से ही स्पष्ट है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। ओलिविकल्चर दोस्तों, ओलिव से अर्थ होता है जैतून, ओलिव का अर्थ जैतून है। ओलिविकल्चर का संबंध जैतून की कृषि से होता है। वर्मीकल्चर, तो वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए केंचुआ पालन से संबंधित है। केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं और ये अपने बीट द्वारा या अपने मल द्वारा भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करते हैं और उसको उपजाऊ बनाते हैं। तो वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए केंचुआ पालन के लिए वर्मीकल्चर कृषि का प्रकार है। सिल्वीकल्चर जो दोस्तों खेती है, सिल्वीकल्चर की कृषि ये किससे है? तो ये वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया से संबंधित है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर का संबंध वन यानी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और उनके बढ़ोतरी करने से संबंधित है। मोरीकल्चर इंपॉर्टेंट है। मोरीकल्चर का संबंध रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि से संबंधित है। मोरीकल्चर आपने देखा सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है, लेकिन मोरीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए शहतूत की कृषि, क्योंकि रेशम का जो कीट होता है वो शहतूत की पत्तियां खाता है
तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है, जबकि याद रखिएगा मोरिकल्चर रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि से संबंधित है। ओलेरी कल्चर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओलेरी कल्चर साग सब्जियों की खेती से संबंधित है। ओलेरी कल्चर। एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स या एरोपोर्टिक हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है दोस्तों। एरोपोनिक्स या एरोपोर्ट्रिक। एक महत्वपूर्ण कृषि है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स का संबंध जल में पौधों को उगाने से है। जैसे सिंघाड़ा की खेती हो गई तो वो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत आती है, जिसमें जल में पौधों को उगाया जाता है। पोमोलॉजी या पोमोकल्चर क्या है? तो पोमोलॉजी फलों का विज्ञान कहा जाता है। पोमोकल्चर के अंतर्गत फलों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में दोस्तों फल विज्ञान का अध्ययन शामिल होता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड और मुख्यालय। तो कृषि बोर्डों की स्थापना दोस्तों कृषि उत्पादों या विशेष कृषि उत्पादों के उत्पादन निर्यात संवर्धन के लिए इन बोर्डों की स्थापना हुई है और इसमें यहाँ पे मुख्य रूप से विभिन्न फसलों से संबंधित जो बोर्ड हैं वो विशेषीकृत बोर्ड हैं, जिनसे उस फसल के लिए किसानों को मुख्य रूप से जानकारी दी जाती है, शोध कार्य किए जाते हैं, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए उसके संबंध में और उन उत्पादों के निर्यात से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड और उनसे संबंधित मुख्यालय कौन कौन से हैं। तो पहला है कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। रबर बोर्ड, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। जबकि चाय बोर्ड दोस्तों कोलकाता में, इसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर या मुख्यालय दोस्तों गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में। तो याद रखिएगा केरल में आपके दो बोर्ड हैं। रबर बोर्ड केरल में है जो कि कोट्टायम में है। मसाला बोर्ड भी कोच्चि केरल में स्थित है। तो रबर बोर्ड केरल में है और मसाला बोर्ड केरल में है, लेकिन रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल है, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में स्थित है। अगला है दोस्तों केंद्रीय रेशम बोर्ड। केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में है। कॉफी बोर्ड और केंद्रीय रेशम बोर्ड दोनों के मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित हैं। अब आइए देखते हैं भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड ये दिल्ली में स्थित है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड आपके दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय मांस व कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड भी दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मांस व कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली। एक महत्वपूर्ण बोर्ड है मछलियों से संबंधित, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। तो ये प्रमुख कृषि बोर्ड और उनके मुख्यालय थे, आपने इसके बारे में जाना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जाना कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मुख्य रूप से आपने प्रमुख कृषि क्रांतियों, कृषि के विशेष प्रकार या विधियों के साथ प्रमुख कृषि बोर्ड और उनके मुख्यालयों के संबंध में पढ़ा। दोस्तों यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 प्रश्न अवश्य ही आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।